हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियास गुरुजी। इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान के इतिहास को। राजस्थान का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जामिनेशंस में 7 से 8 क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है। और इस टॉपिक से राजस्थान के एग्जामिनेशंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में राजस्थान के इतिहास और आर्ट एंड कल्चर से सेंट्रल एग्जामिनेशंस में भी बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक को बहुत ही ब्रीफली पढ़ेंगे। इसके साथ ही इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस पिछले एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी करेंगे। राजस्थान के इतिहास का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान का इतिहास जानने के स्रोत, यानी कि हमें राजस्थान के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, हमें कैसे पता चलता है कि प्राचीन काल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। तो ये जानकारी हमें प्राप्त होती है इतिहास के स्रोतों से। अब वो स्रोत क्या क्या है, तो वो स्रोत है जैसे अभिलेख या शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं, सिक्के उस समय के प्राप्त हुए हैं जिससे पता चलता है। इसके अलावा साहित्य प्राप्त हुआ है, साहित्य से भी उस क्षेत्र की जानकारी मिलती है, उस क्षेत्र की संस्कृति की जानकारी मिलती है। तो इस तरह से हमें इतिहास की जानकारी होती है। तो इन स्रोतों को बहुत ही ब्रीफली पढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डीएस गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल डीएस गुरुजी को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.dsgurji.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के इतिहास के सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, और वो टॉपिक है इतिहास जानने के स्रोत। सबसे पहले हम इतिहास को जानेंगे पुरातत्व के अनुसार, यानी कि पुरातत्व वो जब प्राचीन काल की चीजें हमें प्राप्त हुई जिसके अनुसार हम चलेंगे। और ये हम जानेंगे पूर्व पाषाण काल से, ये स्टार्टिंग इसकी होती है। पूर्व पाषाण काल वो काल था जब मनुष्य ने पत्थरों का इस्तेमाल करना स्टार्टिंग कर दिया था, पत्थरों के औजार बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये बहुत पुरानी बात है। पूर्व पाषाण काल में जो मनुष्य था वो बनास नदी के किनारे बसा हुआ था। बनास नदी या अन्य नदी घाटियों में बसे हुए थे। नदियों के किनारे बसे होने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है ये जो है कृषि पर आधारित व्यक्ति होते थे, इसलिए इनको कृषि के लिए आवश्यक चीजें भी मिल जाती थी। और नदी घाटी के किनारे सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है रहने के लिए, ताकि इनको पानी की कमी भी उस आधार पर नहीं होती थी। या ये रहते थे अरावली के पार, नदियों के किनारे बसा करते थे। आदि मनुष्य पत्थर के औजारों की मदद से भोजन की तलाश करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाते थे, इसी कारण इन्हें घुमंतु भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और औजारों के नमूने भी प्राप्त हुए। अभी इनके औजारों के नमूने कहाँ कहाँ मिले हैं, तो ये बेराट में मिले हैं, रेद में मिले हैं और भानगढ़ के आसपास इनके औजार पाए गए हैं। अति प्राचीन काल की अगर बात की जाए तो अति प्राचीन काल में जो राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, जो रेगिस्तान है, बीहड़ है, उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, जो बीहड़ मरुस्थल है, वो पहले बीहड़ मरुस्थल नहीं था जैसा आज है। यहाँ से नदियां बहा करती थी और वो नदियां थे सरस्वती और दृष्टवती। ऐसी विशाल नदियां इस क्षेत्र से बहा करती थी और यहाँ पर भी बहुत सारी सभ्यताएं फली फूली थी। इनमें जो सभ्यताएं फली फूली थी वो थी, एक तो हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेवेयर और रंगमहल जैसी संस्कृतियां यहाँ पर विकसित हुई थी। यहाँ की गई खुदाइयों से खासकर कालीबंगा के पास 5000 साल पुरानी एक विकसित नगर सभ्यता का पता चला है। कालीबंगा के पास एक विकसित नगर व्यवस्था का पता चला है। हड़प्पा, ग्रेवेयर और रंगमहल संस्कृतियां सैकड़ों किलोमीटर दक्षिण तक राजस्थान के एक बहुत बड़े इलाकों में फैली हुई थी। आज हम राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत के बारे में पढ़ेंगे और इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ताकि आपको इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिल जाए। तो शुरू करते हैं राजस्थान के इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी। तो इतिहास के जनक यूनान के हेरोडोटस को माना जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व इन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में उन्होंने भारत का भी उल्लेख किया था। इनकी बुक है हिस्टोरिका, जिसमें इन्होंने इतिहास के बारे में जानकारी दी है। इसी कारण इन्हें इतिहास का जनक माना जाता है। भारतीय इतिहास के जनक महाभारत के लेखक वेदव्यास माने जाते हैं। इंडियन हिस्ट्री के जनक वेदव्यास जी हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की है। महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता। महाभारत राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो बुक लिखी थी उसी में राजस्थान के इतिहास सबसे ज़्यादा सटीक और सबसे ज़्यादा प्रमाणित माने जाते हैं। वे 1818 से 1821 के मध्य मेवाड़ प्रांत के पॉलिटिकल एजेंट थे। उन्होंने घोड़े पर घूम घूम कर राजस्थान के इतिहास को लिखा है और राजस्थान के इतिहास को इन्होंने घोड़े पर घूम घूम कर लिखा है। इसी के कारण इन्हें घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में बार बार आता है कि राजस्थान के घोड़े वाले बाबा किन्हें कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। और इन्होंने एक बुक लिखी है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान।
ये नामक पुस्तकालय का लंदन में 1829 में इनकी पुस्तक है, जिसका प्रकाशन लंदन में हुआ था 1829 में। इसके बाद है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये भी लेखक है, इतिहासकार हैं। इन्होंने इसका सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद किया था। इनकी बुक का नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक का दूसरा नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया भी है। कर्नल जेम्स टोड की एक अन्य पुस्तक ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया का इनकी मृत्यु के पश्चात 1837 में इनकी पत्नी ने प्रकाशन करवाया था। तो ये कुछ लेखक हैं जिन्होंने राजस्थान के बारे में ब्रीफली जानकारी दी है। अब जानते हैं राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत के बारे में। तो पुरातात्विक स्रोत, लेखागारीय स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो पुरातत्वीय जो स्रोत है उनको भी अलग अलग डिवाइड किया गया है। जैसे सिक्के हैं, सिक्कों से वहाँ के इतिहास की जानकारी होती है, क्योंकि सिक्कों में बहुत सी चीज़ें उत्कीर्ण होती हैं जिनसे पता चलता है उस क्षेत्र की संस्कृति कैसी थी, वहाँ पर किस तरह की धातु का उपयोग होता था, वहाँ पर राजा किस तरह का था, वहाँ पर किस तरह के भगवान को पूजा जाता था, क्योंकि सिक्कों में इस तरह की चीज़ें बनी हुई होती हैं। शिलालेख में पता चलता है कि किस राजा ने इसको बनवाया था, या जैसे कोई महल है तो वहाँ पर शिलालेख लिखा हुआ है तो उससे पता चलता है कि ये किस राजा ने बनवाया था, तो उससे भी उसकी जानकारी मिलती है। क्या उस समय घटना हुई थी, उसके बाद इसको बनवाया गया था, तो इस तरह से जानकारी मिलती है। ताम्रपत्र भी मिलते हैं जिससे भी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। या फिर होते हैं पुरालेखागारीय स्रोत, यानी कि हकीकत बही, हुकूमत बही या कमठाना बही। कुछ लोगों को आदत होती है लिखने की, तो उस तरह की बही बनाकर रखते हैं जिससे भी जानकारी मिलती है। इसके बाद है साहित्यिक स्रोत, जैसे कि राजस्थानी साहित्य है उससे जानकारी मिलती है, संस्कृत साहित्य है उससे जानकारी मिलती है, और फारसी साहित्य है, साहित्यों से भी उस क्षेत्र की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है, उस क्षेत्र के रहन सहन के बारे में जानकारी मिलती है, और वहाँ पर किस तरह का इतिहास था उसके बारे में जानकारी मिलती है। अब जानते हैं राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों को। तो सबसे पहले जानेंगे बिजोलिया के शिलालेख को। सबसे इम्पोर्टेंट शिलालेख है, इससे राजस्थान के इतिहास की जानकारी मिलती है। ये शिलालेख 1170 ईस्वी में जैन श्रावक लोलक द्वारा बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण करवाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जैन श्रावक लोलक द्वारा इसको उत्कीर्ण करवाया गया था बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर। इस लेख के रचयिता का नाम है गुणभद्र, और इसमें सांभर व अजमेर चौहानों को चट्टान वत्स गोत्र ब्राह्मण बताते हुए वंशावली दी गई है। इसके बाद मिला है मानमोरी का शिलालेख। मानमोरी का शिलालेख इतना इंपॉर्टेंट शिलालेख है कि इससे एग्जामिनेशंस में 4 से 5 बार क्वेश्चंस पहले भी बन चुके हैं और फिर बन सकते हैं। इस शिलालेख में अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है। यह मानसरोवर झील के तट पर एक स्तंभ पर उत्कीर्ण था। कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय इसे समुद्र में फेंक दिया था। इस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड ले जा रहे थे अपने साथ, लेकिन रास्ते में ही इन्होंने इसको समुद्र में फेंक दिया था। इसके बाद इसके संदर्भ में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इसके बाद है सामोली का शिलालेख। सामोली का शिलालेख ये अभिलेख लिखा गया था 646 के गुहिल शासक शिलादित्य के द्वारा इसके बनवाया गया था। सामोली शिलालेख भोमट उदयपुर लेख में मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी लिखी हुई है जिससे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रशस्ति में गुहिल वंश के बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक की विस्तृत जीवनी का वर्णन है। यह चित्तौड़गढ़ के किले में उत्कीर्ण है। इसमें गुहिल वंश के बप्पा रावल से कुंभा तक जीवनी वर्णित है। इसमें कुंभा को विजयों तथा इसके प्रशस्तिकार महेश भट्ट का भी वर्णन है। इस प्रशस्ति को दिसंबर 1460 में कुंभा के समय उत्कीर्ण करवाया गया था। इसके बाद आती है राज्य प्रशस्ति। राज्य प्रशस्ति को 1676 में महाराजा राज सिंह द्वारा राजसमंद की 9 चौकी को माल पर 25 काले पत्थरों पर संस्कृत में उत्कीर्ण करवाया गया था। राज सिंह के द्वारा बनवाई गई है राज्य प्रशस्ति, इसी कारण इसे राज्य प्रशस्ति कहा जाता है। और 1676 में इसको बनवाया गया था। राजसमंद झील की जो 9 चौकी की माल है उस पर 25 काले पत्थरों पर संस्कृत में इसको उत्कीर्ण करवाया गया है। इसमें राज सिंह का विस्तार पूर्वक वर्णन, अमर सिंह द्वारा मुगलों से की गई संधि का उल्लेख तथा बप्पा रावल से लेकर राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है। यह संसार का सबसे बड़ा शिलालेख है। राज्य प्रशस्ति संसार का सबसे बड़ा शिलालेख है। 25 काले पत्थरों पर यह संस्कृत में उत्कीर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है श्रृंगी ऋषि का लेख। यह लेख राणा मोकल के समय का है। एकलिंग जी से कुछ दूरी पर श्रृंगी ऋषि नामक स्थान पर यह स्थित है और
इसमें मोकल द्वारा कुंड बनाने और उसके वंश का वर्णन है। इसके बाद मिलती है रणकपुर प्रशस्ति। इसमें मेवाड़ के राजवंश धरणक सेठ के वंश एवं उसके शिल्पी का परिचय दिया जाता है। इसमें कुंभा के विजय का वर्णन है तथा बप्पा एवं कालभोज को अलग अलग बताया गया है। यही एक शिलालेख है या प्रशस्ति है जिसमें बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग बताया गया है, जबकि बप्पा रावल और कालभोज इतिहास में एक ही व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो अलग अलग थे। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐसी प्रशस्ति है जिसमें बप्पा या कालभोज को अलग अलग बताया गया है, तो वो है रणकपुर प्रशस्ति। ध्यान रखिएगा। इसे 1439 ईस्वी में रणकपुर के चौमुखा मंदिर पर उत्कीर्ण करवाया गया था। ये भी ध्यान रखना है, ये रणकपुर के चौमुखा मंदिर पर उत्कीर्ण करवाई गई थी। गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख से आरएस के 2013 के एग्जामिनेशंस में भी क्वेश्चन आया था। बहुत इंपॉर्टेंट शिलालेख है ये। यह शिलालेख नगर चित्तौड़गढ़ के निकट गोसुंडी गांव में प्राप्त हुआ। इस शिलालेख में गजवंश के सर्वतात द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन है। इसके बाद है सच्चिया माता की प्रशस्ति। सच्चिया माता का मंदिर ओशिया जोधपुर में है और इस शिलालेख पर कल्हण और कीर्तिपाल का वर्णन किया गया है। डूंगरपुर की प्रशस्ति। ये डूंगरपुर के ऊपर गांव में स्थित है। इसे 1404 में ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया गया था और इसमें जो वागड़ के राजवंश है उनके इतिहास का वर्णन इसमें मिलता है। ऐसे भी एग्जामिनेशन से पूछ लिया जाता है कि डूंगरपुर प्रशस्ति में किसके इतिहास का वर्णन है, तो वो वर्णन है वागड़ के राजवंशों का। कुंभलगढ़ प्रशस्ति या शिलालेख ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1460 ईस्वी के मास कुंभलगढ़ में इसे प्राप्त हुई थी। यह प्रशस्ति कुंभ श्याम मंदिर में लगाई हुई है। कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़ में ही स्थित है और उसमें ये प्रशस्ति लगी हुई है। यह 5 शिलाओं में उत्कीर्ण है। कुंभ श्याम मंदिर को अब मामदेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, मामदेव मंदिर को ही पहले कुंभ श्याम मंदिर कहा जाता था और ये जो शिलालेख है ये 5 शिलाओं में उत्कीर्ण है। इसमें गुहिल वंश का विवरण तथा महाराणा कुंभोग के उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इसके बाद है हर्षनाथ की प्रशस्ति। इसमें हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा करवाए जाने का उल्लेख है। यह प्रशस्ति 973 ईस्वी की है। इसमें चौहानों का वंशक्रम दिया हुआ है। इसके बाद है अपराजिता का शिलालेख। 661 ईस्वी में यह नागदा गांव के कुंडेश्वर मंदिर में मिला। इसमें गुहिल शासक अपराजिता के विजयों एवं प्रताप का वर्णन है। इसके बाद है नगरी का शिलालेख। ये शिलालेख नगरी में प्राप्त हुआ था। यह शिलालेख डॉक्टर भंडारकर को नगरी में प्राप्त हुआ। इसमें नागरी लिपि में संस्कृत भाषा में 424 ईस्वी में विष्णु पूजा का उल्लेख मिलता है, यानी कि 424 ईस्वी में यहाँ पर विष्णु पूजा होती थी, उसका उल्लेख इस शिलालेख में मिलता है। मंडोर का शिलालेख। मंडोर का शिलालेख मंडोर जोधपुर में स्थित है और मंडोर की बावड़ी पर लिखा यह शिलालेख 685 ईस्वी के आसपास मिला है। इसमें विष्णु एवं शिव पूजा पर प्रकाश पड़ता है, यानी कि इन शिलालेख से पता चलता है कि उस समय विष्णु और शिव को पूजा जाता था, भगवान की तरह इन्हें माना जाता था और वर्तमान में भी इनकी पूजा होती है। नांदशाह यूप स्तंभ लेख। इस स्तंभ लेख की स्थापना सोग ने की थी। 225 ईस्वी में यह लेख भीलवाड़ा के निकट नांदशाह स्थान पर एक सरोवर में प्राप्त गोल स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसके बाद है कर्णसवा का लेख। कर्णसवा का लेख 738 ईस्वी का शिलालेख कोटा के निकट ही मिला है। इसमें धवल नामक मौर्य वंशी राजा का उल्लेख है। चाकसू की प्रशस्ति। 813 ईस्वी का यह शिलालेख चाकसू में मिला है। इसमें गुहिल वंशीय राजाओं की वंशावली दी गई है। इसके बाद मिलता है चित्तौड़गढ़ का शिलालेख, तो ये मिला है 1278 ईस्वी के। इस लेख में उस समय के गुहिल शासकों की धार्मिक सहिष्णुता की नीति के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से धार्मिक सहिष्णु थे और किस तरह से वो धर्म का पालन करते थे और किस तरह से वो धर्म को बचाए रखना चाहते थे। इसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। जैन कीर्ति स्तंभ का लेख, तो यह शिलालेख 13वीं सदी का है। चित्तौड़गढ़ के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापनाकर्ता जीजा था। इसमें जीजा के वंश व मंदिर का उल्लेख मिलता है। नाथ प्रशस्ति। इस प्रशस्ति में नागदा नगर, बप्पा, गुहिल व नरवाहन राजाओं का वर्णन है। 971 ईस्वी का यह लेख लकुलिस मंदिर से प्राप्त हुआ है। इसके बाद है बीकानेर दुर्ग की प्रशस्ति। इस प्रशस्ति का रचयिता जैता नामक जैन मुनि है। इस प्रशस्ति में चीका से लेकर राव राय सिंह तक के शासकों की उपलब्धियों एवं विजय का वर्णन है। राय सिंह के समय से यह बीकानेर के दुर्ग के मुख्य द्वार पर स्थित है। सिवाड़ा का लेख प्राप्त हुआ है। ये प्राप्त हुआ है
1537 ईस्वी में इस लेख में राव मालदेव की सिवाना विजय का उल्लेख मिलता है। राव मालदेव जोधपुर के राजा थे। इनकी विजय का सिवाना में इन्होंने विजय प्राप्त की थी, जिसका उल्लेख इसमें मिलता है। इसके बाद है किराडू का लेख। किराडू का लेख बाड़मेर में प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख में परमारों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पहले भी आ चुका है कि ऐसे शिलालेख का नाम बताइए जिसमें परमारों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है। तो वो शिलालेख है किराडू का शिलालेख, जो किराडू बाड़मेर से प्राप्त हुआ है। चिरवा का शिलालेख या इसे चिड़वा का शिलालेख भी बोला जाता है। 1273 ईस्वी में ये प्राप्त हुआ था उदयपुर से। यह चिरवा गांव में एक नए मंदिर के बाहरी द्वार पर लगा हुआ है। इसमें 36 पंक्तियों में 51 श्लोक नागरी लिपि में लिखे हुए हैं। इस लेख में गुहिल वंशीय बप्पा के वंशधर पदम सिंह, जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। इसमें पर्वतीय भागों के गांव बसाने तथा मंदिरों, वृक्षावली और घाटियों का उल्लेख इसमें किया गया है। इसमें एकलिंग जी के अधिष्ठता पाशुपत योगियों के अग्रणी शिव राशि का भी वर्णन मिलता है। इसको रतन भसूरी ने चित्तौड़ में रहते हुए रचना की तथा पाशुचंद ने इसे लिखा था। केली सिंह ने इसे खोदा था। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी, किसने इसे लिखा था, किसने इसकी रचना की थी और किसने इसे खोदा था, ये सारी चीजें ध्यान रखनी। एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चन बनते हैं। इस लेख का उपयोग 13वीं सदी की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति की जानकारी के लिए किया जाता है। इसके बाद जानते हैं सिक्कों के बारे में। सिक्के एक ऐसी चीज होती है जिससे उस समय की संस्कृति और इतिहास के बारे में पता चलता है। सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाता है कभी कभी। भारतीय इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में सिक्कों का व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन हुआ था 2500 वर्ष पूर्व। ये मुद्राएं खुदाई के दौरान खंडित अवस्था में प्राप्त हुई है और इन्हें आहत मुद्राएं कहा जाता है। खंडित अवस्था में मिली है जिसके कारण इन्हें आहत मुद्राएं कहा जाता है। इन पर विशेष चिन्ह बने हुए हैं, अतः इन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। ये मुद्राएं वर्गाकार मिली है, आयताकार मिली है और वृत्ताकार भी ये मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्हें पंचमार्क सिक्के कहा जाता है क्योंकि इनमें चिन्ह बने हुए हैं डिफरेंट तरीके के। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन्हें पण या कार्षापण की संज्ञा दी गई है। ये अधिकांशतः चांदी धातु के थे। तो इससे पता चलता है कि 2500 वर्ष पूर्व भी चांदी धातु का प्रचलन था और ये चांदी धातु के मिले हैं और इन्हें कौटिल्य ने पण या कार्षापण भी कहा है। राजस्थान के चौहान वंश ने राज्य में सर्वप्रथम अपनी मुद्राएं जारी की थी। उनमें दम और विशोपक तांबे के, रूपक चांदी के, दिनार सोने के सिक्का था। मध्य युग में अकबर ने राजस्थान में सिक्का एलची जारी किया। अकबर ने आमेर से अच्छे संबंध थे, अतः यहाँ सर्वप्रथम टकसाल खोलने की अनुमति भी प्रदान की गई थी। अब राजस्थान की रियासतों ने निम्नलिखित सिक्के जारी किए गए। कौन कौन सी रियासत ने कौन कौन से सिक्के जारी किए? तो रियासत थी आमेर, वंश था कछवा और इनके द्वारा जो सिक्का जारी किया गया था वो था झाड़साई का सिक्का। तो ये भी पूछा जा सकता है कछवा वंश के द्वारा कौन सा सिक्का जारी किया गया, तो वो था झाड़साई। इसके बाद है मेवाड़ रियासत, वंश था सिसोदिया और इनके द्वारा जो सिक्का जारी किया गया वो था चांदोड़ी सिक्का और ये सोने का बना हुआ सिक्का होता था। मारवाड़ रियासत राठौड़ वंश और इनके द्वारा जो सिक्का जारी किया गया था वो था विजयसाई का सिक्का। अंग्रेजों के समय जारी मुद्राओं में कलदार सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं और कलदार होते थे चांदी के सिक्के। इसके बाद ताम्रपत्र मिले हैं। ताम्रपत्र खेरोदा का ताम्रपत्र 15वीं सदी के इस ताम्रपत्र से ही रणकुंभा द्वारा किए गए प्रायश्चित का वर्णन है। साथ ही मेवाड़ के धार्मिक स्थिति की जानकारी भी इससे प्राप्त होती है। तो ताम्रपत्रों से भी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब जानते हैं पुरालेखागारीय स्रोतों के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है हकीकत बही की। हकीकत बही एक ऐसा स्रोत होता था, लेखागारीय स्रोत, जिसमें राजा की दिनचर्या का उल्लेख होता था कि कैसे राजा पूरे दिन भर कार्य करता था और उसी की दिनचर्या का इसमें वर्णन होता था। हुकूमत बही, हुकूमत बही यानी राजा का हुकूमत करना, यानी कि हुकूमत का मतलब होता है उसका आदेश देना। तो आदेश देना का मतलब हुआ राजा के आदेश, शो की नकल इसमें की जाती थी, राजा के आदेशों का वर्णन इसमें मिलता था। इसके बाद है कम ठाना बही, यानी कि भवन और दुर्ग निर्माण संबंधी जानकारी इससे मिलती थी। इसमें जैसे कि राजा ने कौन सा भवन बनाया, कौन सा दुर्ग बनाया, उसकी जानकारी इसमें प्राप्त होती थी। इसके बाद है खरीता बही। खरीता बही यानी पत्राचारों का इसमें वर्णन होता था। राज्य अभिलेखागार बीकानेर में उपयुक्त बहियां सारी ही संग्रहित हैं। ये बहियां सभी राज्य अभिलेखागार स्थित है बीकानेर में, वहां पर संग्रहित है।
राष्ट्रीय पुरालेख विभाग दिल्ली में स्थित है और कामठा लाग भी है। इसके बाद है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, राजस्थानी साहित्यकार बहुत सारे हुए हैं और इन्होंने अनेक साहित्यों की रचना की है। इससे राजस्थान के साहित्यिक स्रोतों का पता चलता है। पृथ्वीराज रासो लिखा गया है चंद्रबरदाई के द्वारा। विसलदेव रासो नरपति नाहल के द्वारा लिखा हुआ है। हमीर रासो जोधराज के द्वारा लिखा गया है। हमीर रासो एक और लिखा है जो लिखा है शारंगधर के द्वारा। संगत रासो ये लिखा है गिरधर आशिया ने। बेली कृष्ण रुक्मणी लिखा है पृथ्वीराज राठौड़ ने। अचल दास खींचीरी वचनिका ये लिखा है शिवदास गार्डन ने। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में आता है, ध्यान रखिएगा। कान्हड़ प्रबंध लिखा है पद्मनाभ ने। पाथल और पीथल कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा है। धरती धोरारी कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा है। लील टास भी कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा ही लिखा गया है। रूठी रानी और चेतावनीरा चुंगटिया ये लिखा है केसरी सिंह बारहट ने। राजस्थानी कहावता ये लिखा है मुरलीधर व्यास ने। राजस्थानी शब्दकोश सीताराम लालश और नैनशीरी ख्यात लिखा है मुहणोत नैन्सी ने। और मारवाड़ रे परगनारी विगत लिखा है मुहणोत नैन्सी ने। अब जो सांस्कृतिक साहित्य प्राप्त हुए संस्कृत के वो है, एक तो है पृथ्वीराज विजय जो जैनक ने लिखा है। हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी ने। हमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी ने। कूलय माला लिखा है उद्योतन सूरी ने। वंश भास्कर और छंद मयूख लिखा है सूर्यमल मिश्र ने जो बूंदी के थे। नत्य रत्न कोश राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है। भाषा भूषण जशवंत सिंह के द्वारा। एकलिंग महात्म में कान्हजी व्यास द्वारा। और ललित विग्रह राज लिखा है कवि सोमदेव के द्वारा। फारसी साहित्य भी प्राप्त हुए हैं जिसमें है चचनामा अली अहमद के द्वारा लिखा गया है। मिमता उल फुतू अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। और खजैन उल फुतू भी अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। तुजू के बाबरी यानी कि तुर्की बाबरनामा ये लिखा है बाबर के द्वारा। हुमायूनामा लिखा है गुलबदम बेगम के द्वारा। और अकनामा लिखा या आईने अकबरी लिखा है अबुल फजल ने। तुजू के जहांगीर जहांगीर ने लिखा है। तारीख है राजस्थान कालीराम कायस्थ ने लिखा है। और वाकिया राजपूताना लिखा है मुंशी ज्वाला सहाय ने। तो दोस्तों ये थी राजस्थान के इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, राजस्थान के इतिहास के स्रोतों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।